अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और अपनी स्टडी पे भरपूर तवज्जो दे रहे होंगे। लास्ट जो वीडियो लेक्चर था हमारे पास बेटा, उसमें हमने डोमेन एंड रेंज पे डिटेल से डिस्कशन की थी, लेकिन क्वेश्चन उसके मैं कोई ज़्यादा आपसे वो सॉल्व नहीं करवा सका था। सिर्फ 3 पार्ट सॉल्व करवाए थे, उसके बाकी क्वेश्चन रहते हैं जिसमें मॉड्यूलस फंक्शन रहता था हमारे पास और पीस वाइज फंक्शन हमारे पास रहता है और रैशनल फंक्शन हमारे पास रहता है। तो आज आए हम सबसे पहले रैशनल फंक्शन के ऊपर बात करते हैं कि रैशनल फंक्शन अगर हमारे पास आ जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 ही है बेटा। 4 का हम लोग 6 पार्ट अभी सॉल्व 7th पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। जी ऑफ एक्स अगर हमें फंक्शन दे दिया जाए तो हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि एक्स का स्क्वायर -3x + 2 डिवाइडेड बाई मेरे पास क्या आ जाए x + 1 और साथ ये कंडीशन है x डज नॉट इक्वल टू -1। x डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? -1, तब जाके ये फंक्शन होल्ड करेगा, अदरवाइज ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास हम ये देखते हैं ये रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन बेटा हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन में डिटेल से पढ़ चुके हैं कि जब हमारे पास नोमिनेटर भी पोलिनोमियल फंक्शन हो और डिनोमिनेटर भी अगर हमारे पास एक पोलिनोमियल फंक्शन हो जाए तो इस टाइप का जो भी फंक्शन हमारे पास होता है वो क्या होता है? रैशनल फंक्शन होता है। लेकिन उस पर शर्त क्या होनी चाहिए कि डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मैं वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, वैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि रैशनल फंक्शन क्या होता है, पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ एक्स। आप लोग फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 5 में भी इसको पढ़ चुके हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। और कंडीशन ये है कि क्यू ऑफ एक्स जो है ना वो डज नॉट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए हमारे पास। ठीक होगी बात? तो पी ऑफ एक्स ये भी पोलिनोमियल है, क्यू ऑफ एक्स ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है हमारे पास। तो इस टाइप के जब फंक्शन हमारे पास आएंगे तो हम उसकी डोमेन एंड रेंज कैसे फाइंड करेंगे? तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, हम इसकी डोमेन एंड रेंज फाइंड करते हैं। देखें, इसकी डोमेन तो हमें क्लियर हो चुकी है कि इसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है, लेकिन उस सेट ऑफ रियल नंबर में एक चीज़ है कि -1 इंक्लूड नहीं होना चाहिए। क्यों? जब हम -1 पुट करते हैं तो यहाँ पर 0 आ जाता है। हम ये बात डोमेन एंड रेंज के स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं कि डिनोमिनेटर में हमें 0 नहीं चाहिए। जब कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आएगा वो वैल्यू एक्सक्लूड हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसकी डोमेन लिखना चाहूँ तो इसकी डोमेन क्या बन जाएगी मेरे पास? डोमेन इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर माइनस सेट ऑफ रियल नंबर्स में किसी वैल्यू को अगर एक्सक्लूड किया जाता है तो ये स्लैश का साइन है और इसमें हम किस वैल्यू को निकाल रहे हैं? -1 को हम निकाल रहे हैं। अब जो एक्चुअल इस पे काम करने हैं वो ये है कि हम इसकी रेंज फाइंड करेंगे कि इसकी रेंज कैसे आएगी। अब अगर हम इसकी रेंज बेटा फाइंड करते हैं तो रेंज के लिए हमें थोड़ा सा इस पे काम करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि x² 3x + 2 डिवाइडेड बाई x + 1 ये बेसिकली हमारे पास इम्प्रॉपर फॉर्म है, एक बात। दूसरी बात कि जो नोमिनेटर में लिखा हुआ है x² + 3x + 2 हमें नज़र आ रहा है कि इसके फैक्टर बन सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं रेंज फाइंड करने से पहले कि हम इसके फैक्टर बनाएंगे। x² + 3x + 2 डिवाइडेड बाई x + 1। तो हम इसके बेटा फैक्टर बना दें तो फैक्टर क्या बन जाएंगे? x + 1 एंड हमारे पास इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? x + 2 हो जाएंगे डिवाइडेड बाई x + 1 हो जाएगा। ये x² + 3x + 2 के मैंने फैक्टर बनाए हैं। अब फैक्टराइजेशन आपको पता है फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 4 में आप लोग पढ़ चुके हैं और माशाल्लाह आप उसमें बड़े मास्टर हो चुके हैं फैक्टराइजेशन में। तो अब हमारे पास फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि जी ऑफ एक्स जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या बन जाएगा? x + 2 आ जाएगा हमारे पास। अब हमें ये तो दूसरे लफ्ज़ में कह रहे हैं कि सिंप्लीफिकेशन के बाद जी ऑफ एक्स का आंसर आ गया। अब हमने क्या काम करना है? अब हमने ये देखना है कि क्या आया इसकी रेंज क्या बनेगी। इसकी रेंज चूंकि ये भी हमारे पास एक लीनियर फंक्शन एट द एंड जनरेट हो चुका है, लेकिन इसकी रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर होगी। लेकिन सेट ऑफ रियल नंबर में जैसे डोमेन में -1 हमने एक्सक्लूड कर दिया था, यहाँ पर ये अनडिफाइंड हो गया था। तो यहाँ पर भी हम चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू रेंज से जैसे बात है। अगर डोमेन में कोई ना कोई नंबर अगर मिस हो रहा है तो डेफिनेट सी बात है रेंज में भी मिस होगा वो। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि उसके अगेंस्ट रेंज में नंबर कौन सा मिक्स हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि अगर हम g ऑफ -1 ले लें, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे क्या पुट कर देते हैं? -1। तो मेरे पास -1 + 2 तो इज इक्वल टू 1 आंसर आ गया या नहीं आ गया? इसका मतलब ये हुआ कि जो रेंज अगर मुझे यहाँ पर अब ये बात समझ में आ चुकी है कि 9 जो इसकी रेंज बेटा बनेगी वो रेंज क्या बन जाएगी? सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगी। और उस सेट ऑफ रियल नंबर में तमाम की तमाम वैल्यूज आ सकती हैं -1 के। 1 नहीं आ सकता क्योंकि 1 पे जाके फंक्शन आपका ब्रेक हो जाएगा।
क्योंकि -1 पे जाके फंक्शन ब्रेक होगा और उसके अगेंस्ट 1 पे फंक्शन आपके पास जो है ना वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन टूट जाएगा, आपका कनेक्टिविटी उसकी जनरेट नहीं हो सकती। तो ये उसकी दूसरे लफ्ज़ में कह लें रेंज। आप इसका मतलब ये इस टाइप का जो भी फंक्शन होगा उसको सॉल्व करने का ये मेथड है, इसकी डोमेन ये है और इसकी रेंज ये है। आइए बच्चों इसका ग्राफ देखते हैं कि इसका ग्राफ आपने कैसे बनाना है। अब ग्राफ हम इस पे बनाएंगे x+2 के ऊपर, ठीक होगी बात। जो इस पे भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें जैसी बात है एट दी एंड काम आपको यही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस पे ग्राफ बनाएं तो आपका ग्राफ बड़ा स्मूथ बन जाएगा, कैलकुलेशन करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो ये सब क्लियर है आपको बेटा। इसका हम ग्राफ बनाते हैं। चले मैं साइड पे इसका टेबल आपको बना देता हूँ, यहीं पर ही इसका टेबल बना देते हैं कि x की वैल्यूज़ लेते हैं हम लोग, उसके अगेंस्ट हम g(x) की वैल्यू ले लेते हैं। कुछ वैल्यूज़ हम ले लेते हैं। वैसे तो इसका ग्राफ सेट ऑफ रियल नंबर है, -∞ से +∞ को अप्रोच करेगा और -∞ से +∞ के दरमियान में बस एक चीज़ का जो आपने ख्याल रखना है वो ये है कि -1 जब x की आंसर -1 होता है, सपोज करें कि x का आंसर अगर -1 यहाँ पर है हमारे पास, चलें x का आंसर -1 यहाँ पर ले लेते हैं। तो -1 यहाँ पर है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर -2, यहाँ पर -3 ले लेते हैं। और g(x) अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि g(x) का जो अब हमारे पास फंक्शन बच गया है वो क्या है, हमारे पास x+2 है हमारे पास। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। x की जगह अगर मैं यहाँ पर -3 पुट कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पर -1। x की जगह -2 पुट कर दें तो -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0। और -1 जब मैं पुट करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ जाता है, 1। इस 1 को मैं यहाँ पर इससे लिख देता हूँ और इधर जो -1 है इसको भी मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि यहाँ पे फंक्शन आपका ब्रेक हो रहा है। ये ब्रेकिंग पॉइंट कहलाता है हमारे पे, इसको आप लोगों ने ख़ास तौर पे बेटा नोट करना है। जब हम 0 पुट करते हैं बेटा इसमें तो हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा, और जब हम यहाँ पर x की जगह 1 पुट करते हैं तो आंसर 3 आ जाएगा। जब 2 पुट करते हैं तो आंसर 4 आ जाएगा। जब 3 पुट करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ग्राफ यहीं पे बना लेते हैं, एक XY प्लेन बना लेते हैं बेटा। ये XY प्लेन हो गया और हमें x की अगर वैल्यूज़ लिखें तो बड़ी स्मूथ चल रही हैं, 0, 1, 2, 3 नेगेटिव पॉजिटिव। तो हम यहाँ पर सिंपल x की वैल्यूज़ ले लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x एक्सिस है जो कि x वैल्यूज़ हैं, जबकि यहाँ पर हमारे पास बेसिकली ये y एक्सिस होता है। और y एक्सिस पे हम जो ग्राफ ड्रा करें, g(x) का ग्राफ ड्रा करें जो कि x+2 है हमारे पास। तो यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए कि x प्राइम एक्सिस हो जाएगा हमारे पास और ये हमारे पास y प्राइम एक्सिस हो जाएगा। और अगर आप x की g(x) की भी वैल्यू देखें तो वो भी स्मूथली मतलब -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1 के इंटरवल के साथ, क्योंकि ये यहाँ पे देखें ना, ये लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। तो यहाँ पर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4 एंड -5। अब इसका ग्राफ ज़रा बड़ी तवज्जो के साथ आपने ध्यान देना है, आपने बिल्कुल लेफ्ट राइट कहीं पर भी मूव नहीं करना ताकि आपको बात समझ में आ जाए। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले इसको देख लें, ये -1 है, इसका मतलब x की जगह -1, तो ये देखें कि x की जगह -1 आ गया बेटा, और g(x) की जगह क्या आ रहा है, +1। तो यहाँ पे देखें जो g(x) की जगह +1 आ रहा है यहाँ पर, तो ये जो -1 और +1 है, तो माइंड में रखिएगा चूंकि ये तो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, हमें नहीं पता चल रहा कि इसका क्या आंसर आ रहा है, तो यहाँ पर हम इसको यूँ डॉट सर्कल, छोटा सा सर्कल गोल दायरा सा हम ड्रा कर देंगे, बाकी वैल्यूज हम प्लॉट कर देंगे इसको। अब जब हम -1 में प्लॉट कर दिए, जब 0 लिया तो आंसर 2 आया, ये 0 है तो आंसर 2 आया, तो ये लाइन यहाँ पर चली जाएगी हमारे पास। इसी तरह जब हमने यहाँ पर आ जाए तो हमारे पास क्या बन जाता है कि -2 जब पुट किया तो आंसर 0 आया, तो ये -2 है तो ये आंसर 0 आ जाता है। यहीं पर अगर हम इस ग्राफ को
यूं लेकर चले जाएं, बाकी वैल्यूज ऑटोमेटिकली इसको मीट करती रहेंगी। और ये एक स्ट्रेट लाइन आपके पास ग्राफ बन चुका है। क्लियर हो गया सर? ये -3 के अगेंस्ट मतलब एक पॉइंट यहाँ पर आएगा, -4 के अगेंस्ट पॉइंट यहाँ पर, -5 के अगेंस्ट पॉइंट यहाँ पर, ये 1 के अगेंस्ट पॉइंट आ गया, ये 2 के अगेंस्ट पॉइंट आ गया हमारे पास, इसी तरह ये 3 के अगेंस्ट हमारे पास एक पॉइंट आ गया। तो ये आपके पास बेटा ग्राफ बन जाता है। ठीक होगी बात? तो इस क्वेश्चन में यही कहा गया था, डोमेन फाइंड करें, रेंज फाइंड करें, इसका ग्राफ बनाएं। ये पोलिनोमियल फंक्शन था, इसका मैंने 7th पार्ट बेटा आपको सॉल्व करवा दिया है, और इसका जो 8th पार्ट है उम्मीद करता हूँ कि वो आप लोग बेटा खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अब 8th पार्ट आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। सेम वो भी रेशनल फंक्शन है और इम्प्रॉपर फॉर्म है हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है और 4 का 4th पार्ट है मॉड्यूलस ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ अ फंक्शन क्या है, हम उस पर काम करते हैं। एक ही क्वेश्चन है मॉड्यूलस ऑफ अ फंक्शन का। इसका 4th पार्ट बेटा देखिएगा, g ऑफ x ये इज इक्वल टू है हमारे पास x-3। अब ये मॉड्यूलस ऑफ जो फंक्शन होता है, इस फंक्शन को हम लोग पीस वाइज फंक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक होगी बात? लेकिन अभी फिलहाल सच है हमारी ज़रूरत नहीं है पीस वाइज फंक्शन को इसको कन्वर्ट करने की, लेकिन मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि हम इसको पीस वाइज फंक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ठीक है, वैसे अदरवाइज यहाँ पर इसकी जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ रियल नंबर होती है। मॉड्यूलस फंक्शन कोई भी अगर आपको दे दिया जाए, उसकी जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ रियल नंबर होती है। सेट ऑफ रियल नंबर उसकी डोमेन होने की वजह क्या है? इस टाइप के जो भी फंक्शन होते हैं उसकी वजह यह है कि ना तो इसमें कहीं पर भी आपके पास इन्फिनिटी जनरेट नहीं होता, एक बात। दूसरी बात, ना ही इसके अंदर कहीं पर कम्प्लेक्स जनरेट होता है। जो नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी वो भी स्मार्ट की वजह से वैल्यूज़ क्या बन जाएंगी? पॉजिटिव हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि इसकी जो डोमेन है हमारे पास, वो डोमेन क्या हो जाएगी? सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगी। ठीक होगी बात? अब हम बात करते हैं इसकी रेंज की, कि रेंज इसकी क्या बनेगी हमारे पास। अब अगर हम इसकी रेंज की बेटा बात करते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज देता रहूँ, फॉर एग्जांपल फर्ज करते हैं मैंने यहाँ पर -3 पुट कर दिया, -3 -6, लेकिन इस मॉड्यूलस की वजह से वो +6 हो जाएगा। इसी तरह का सपोज करें मैं इसकी जगह 0 पुट कर देता हूँ, क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर है तो -∞ से +∞ सारी वैल्यूज आप ले सकते हैं। तो मैं 0 पुट कर देता हूँ, मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? -3। इस बाहर जो मॉड है वो -3 को +3 कर देगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर सपोज करें 4 पुट करता हूँ, 4 में से 3 निकाल दें, क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो वैसे ऑलरेडी पॉजिटिव है, क्या जो नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव आ रहे हैं या नहीं आ रहे? अब हमने ये देखना है कि हमारे पास मिनिमम आंसर इसमें क्या आ सकता है। मिनिमम आंसर क्या आ सकता है? x-3 है। ठीक होगी बात? x-3 को 0 पुट करते हैं तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा यहाँ पर अगर आप 3 पुट करते हैं तो 3 - 3 क्या हो जाएगा हमारे पास? 0। तो इसका मतलब मिनिमम आंसर जो हमारे पास यहाँ पर आ सकता है वो 0 आ सकता है। अगर हम इसकी रेंज की बेटा बात करते हैं, तो इसकी जो रेंज हमारे पास बन जाएगी वो रेंज क्या बन जाएगी? 0 से +∞ हमारे पास हो सकती है। ठीक होगी बात? नेगेटिव वैल्यूज़ हमारे पास इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। क्यों? वो जो मॉड हमारे पास आ रहा है, स्मार्ट की वजह से वो नेगेटिव वैल्यूज़ भी क्या हो जाएंगी? पॉजिटिव हो जाएंगी हमारे पास। और इसका ग्राफ, अब आप इसका ग्राफ खुद बना सकते हैं। मैं ग्राफ से एक आइडिया देकर इसका ग्राफ जस्ट आपको ड्रा करके दे देता हूँ, बाकी माशाल्लाह अब आप लोग इसका ग्राफ खुद भी बना सकते हैं। y एक्सिस है, ये x एक्सिस हो गया हमारे पास। यहाँ पे देखें x-3 है हमारे पास। इसका मतलब है कि अगर मैं जब कभी भी x की जगह यहाँ पर 0 पुट करूँगा तो मेरे पास -3 आंसर आएगा। जो -3 होगा वो क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 0 है, और अगर सपोज करें कि यहाँ पर मेरे पास 1 आता है, यहाँ पर मेरे पास 2 आता है, यहाँ पर मेरे पास 3 आता है, तो पहला पॉइंट 0 पे 3 ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये 0 0 हो जाएगा। और इसका माइंड में रखिएगा जो ग्राफ बनता है हमेशा वो V शेप का होता है। ये इसका ग्राफ बेटा बनेगा। ठीक होगी बात? बाकी आप इसको ग्राफ पेपर के ऊपर प्रॉपर ड्रा करके नेगेटिव वैल्यूज़ जो यहाँ पर मतलब सपोज करें कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ नेगेटिव भी आ रही हैं हमारे पास -1 -2 -3, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रही हैं 1 2 3, लेकिन उसके अगेंस्ट जो y का आंसर होगा, जो g ऑफ x फंक्शन होगा हमारे पास x-3, वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि इस हिस्से में तो आपको पता है y दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में y क्या होता है? वो पॉजिटिव होता है हमारे पास। ठीक होगी बात? तो ये इसके ग्राफ की जो है ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी जो है ना। ठीक है ना? तो ये इसका बेटा ग्राफ बनता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा मूव करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब आपके जो क्वेश्चंस रह गए हैं बेटा वो ये है 5th पार्ट,
और 6 पार्ट आपका बेटा रह गया है पीस वाइज फंक्शन। और टाइप्स ऑफ फंक्शन में बेटा जब आप उसको देखें तो पीस वाइज फंक्शन जो है ना वो भी कह लें कि आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि व्हेन 2 or more than 2 rules are applied on a function in a function then it is said to be a piecewise function। तो ये piecewise function है। इसका मैं क्या नाम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। 4 का 5th पार्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 ही है और इसका 5th पार्ट बेटा देखिएगा। g of x 6x plus 7 and 4 minus 3x and x is less than or equal to minus 2 and minus 2 is less than x के बराबर है हमारे पास। तो अब यहाँ पर देखें कि ये जो इस टाइप का जो फंक्शन होता है, दूसरे लफ्ज़ में कह लें जो कि आगे सब फंक्शंस पे डिवाइड हो जाता है, मतलब जी ऑफ एक्स बेसिक फंक्शन है और यहाँ पर हम इसको भी एक फंक्शन का नाम दे सकते हैं और इसकी इस फंक्शन की जो डोमेन है वो x इज लेस देन और इक्वल टू -2 पे एग्जिस्ट करती है। मींस कि x माइनस इन्फिनिटी से -2 तक जितनी डोमेन उसकी बनती है उस डोमेन के अगेंस्ट जो फंक्शन आपका जनरेट होगा वो ये वाला फंक्शन जनरेट हो सकता है। और x इज ग्रेटर देन -2 शामिल नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड here is -2 is not included, it is excluded। तो उसके अगेंस्ट जो फंक्शन हमारे पास दिया हुआ 4 - 3x दिया हुआ है, इसका मतलब है एक बेसिक फंक्शन को फर्दर सब फंक्शन में डिवाइड किया गया है। तो इसका मतलब है इसमें 2 और मोर देन 2 रूल जब भी अप्लाई होते हैं वो पीस वाइज फंक्शन होता है। तो इस टाइप का फंक्शन जब भी आपको दे दिया जाए वो पीस वाइज फंक्शन है। आपका 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट और 6th पार्ट, ये दो ही फंक्शन आपके पास ऐसे हैं जो कि पीस वाइज फंक्शन है। ठीक होगी बात 5th पार्ट और 6th पार्ट में। तो अब हम देखते हैं बेटा कि इसकी डोमेन है रेंज की। अगर हम बात करते हैं कि इसकी डोमेन क्या बनती है, तो अगर आप यहाँ पर डोमेन की बात करते हैं तो बड़ा तवज्जो तलब बात है, बड़े गौर से इस लेक्चर को आपने सुनना ही ये वाला कि इसकी डोमेन क्या बनेगी। अगर हम इसकी डोमेन की बेटा बात करते हैं तो इसकी डोमेन एक तो बात यह है कि हम ये कह रहे हैं कि x इज़ लेस देन -2, इसका मतलब ये हुआ -इन्फिनिटी। अगर हम नंबर लाइन पे इसको ड्रा कर दें, रफ साइड पे देख लें इसकी नंबर लाइन, अगर हम ये नंबर लाइन पे ड्रा कर देते हैं इसको, और ये -इन्फिनिटी है, ये +इन्फिनिटी है और यहाँ पर हमारे पास -2 कहीं पर होता है। अब हमारे पास दो ही रास्ते हैं, क्या, या तो हम -2 से इधर मूव करेंगे हम लोग, और दूसरा रास्ता क्या है कि -2 से हम लोग इधर मूव करेंगे। लेकिन एक जगह जब हम स्टार्ट करेंगे तो -2 को शामिल करेंगे, लेकिन जब हम +इन्फिनिटी की तरफ मूव करेंगे तो -2, चूंकि हमने -इन्फिनिटी की तरफ मूव करते हुए -2 को इंक्लूड किया था तो हम इस तरफ फिर उसको इंक्लूड नहीं कर सकते। तो अब हमारे पास भी क्या आ जाएगा, -इन्फिनिटी, और आपको ये बात पता है -इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल होता है, और माइनस कहाँ पर जाएंगे हम लोग, -2, और -2 जो हमारे पास बेटा यहाँ पर बनेगा वो क्लोज इंटरवल है। क्यों क्लोज इंटरवल आएगा, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन आ रहा है, और ये बात आप लोग फर्स्ट ईयर में चैप्टर 11 में पढ़ चुके हैं कि जब इक्वल का साइन उसमें आ जाएगा वो क्लोज इंटरवल हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनियन। फिर हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, अगेन फिर हमने -2 इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है ये, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर राउंड ब्रैकेट आ जाएगी, -2 से +इन्फिनिटी की तरफ हम लोगों ने मूव करना है जो है ना, ये दोनों में क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या नाम लेते हैं, ओपन इंटरवल हमारे पास आ जाए। अब इसकी रेंज बड़ी टेक्निकल है, इसकी रेंज को ज़रा आप लोगों ने समझना है। पहले रफ वर्क कर लेते हैं रेंज के मतलब, ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि हम उसमें क्या क्या काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। फॉर एग्जांपल देखिए, हम ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है 6x + 7, इसको ज़रा समझिएगा, बड़ी तवज्जो तलब बात है ये वाली। 6x + 7 है बेटा। अब यहाँ पर अगर मैं -इन्फिनिटी तो कोई भी वैल्यू तो पुट करूँगा ही, लेकिन अगर मैं आखिरी वैल्यू उसकी पुट कर दे तो -इन्फिनिटी से -2, अगर मैं यहाँ पर बेटा -2 पुट कर देता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर -2 पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, -12, -2 पुट करने के बाद +7, तो इज इक्वल टू क्या, -5 मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब इस -5 को ज़रा माइंड में रखिएगा कि आपके पास आंसर क्या आ गया, -5 हमारे पास आ गया। अब मैं इससे पहले कोई भी वैल्यूज पुट करूँगा तो इसका मतलब ये हुआ मेरे पास जो आंसर आएगा वो -5 से छोटा ही आंसर होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई और वैल्यू पुट कर दें, -3 पुट कर दें, ठीक है, -3 पुट कर दें। अगर आप -3 इसमें पुट कर देते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, -18। मैं लिख के बता देता हूँ आपको क्लियर हो जाए कि हम पुट क्या कर रहे हैं। -3 पुट करते हैं +7, तो क्या मेरे पास -11 आंसर आएगा।
क्या -11 -5 से मजीद छोटा आंसर है या नहीं है। इसके अंदर आप माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करते जा रहे हैं। इसी तरह अगर सपोज करें कि मैं यहाँ पर -5 पुट कर देता हूँ, अगर मैं -5 पुट करता हूँ तो 6 5 30 -30 हो जाएगा, -30 + 7 -23 हो जाएगा मेरे पास। तो हम मजीद नेगेटिव वैल्यूज़ की तरफ अप्रोच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 30, तो ये -23। तो क्या यहाँ से आपको एक तो आइडिया हो रहा है कि अब इस इंटरवल में रहते हुए आप लोग -इन्फिनिटी से मैक्सिमम आंसर क्या जनरेट कर रहे हैं, -5। ठीक होगी बात। अब आप आते हैं -2 और +इन्फिनिटी, और आपको ये बात पता होनी चाहिए -2 और +इन्फिनिटी की बेटा अगर हम बात करें तो उसके लिए तो हमें ये वाला फंक्शन दिया हुआ है। अब ज़रा इस फंक्शन पे थोड़ा वर्क करते हैं, ज़रा समझिएगा ज़रा बात को। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ 4 - 3x, वैसे ही माइंड में रखिएगा हम ये -2 इंक्लूड है इसमें, ये हम वैल्यूज पुट नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि ओपन इंटरवल है। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं 4 - 3 × -2, तो इसका आंसर क्या हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक होगी बात। अब हम ये देखते हैं कि -2 से बड़ी वैल्यूज लेकर देखते हैं इसके अंदर, तो हम कहाँ अप्रोच कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्या हम +इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं या हम -इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं। तो देखिएगा अगर मैं यहाँ पर मजीद कुछ वैल्यूज पुट कर दूँ, सपोज करें कि मैं यहाँ पर 4 - 3 -2 से बड़ी वैल्यू, -2 से बड़ी वैल्यू आपको पता होना चाहिए क्या होगी, 0। -2 से बड़ी वैल्यू है। जब हम यहाँ पर पुट करते हैं तो 0 × 3 0, 4 - 0 0, तो क्या आंसर 4 आ जाएगा हमारे पास। इससे भी बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, ठीक होगी बात। इससे भी बड़ी वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर लें, ठीक है, फॉर एग्जांपल 4 - 3 मैं इसे बड़ी वैल्यू ले लेता हूँ। इसे अगर मैं बड़ी वैल्यू ले लूँ, सपोज करें कि मैं यहाँ पर चलें 10 ही पुट कर देता हूँ, बड़ी वैल्यू लेता हूँ, 10 3 से क्या हो जाएगा 30, -30, 4 - 30 करें तो क्या आंसर मेरे पास बेटा यहाँ पर -26 आ गया या नहीं आ गया। तो यहाँ से आपको क्या चीज़ पिक कर रहे हैं आप लोग, इसका मतलब ये हुआ ये जो आंसर है ये 10 मैक्सिमम आंसर आ गया, उसके बाद आंसर कम होना शुरू हो गया, और कम होते होते ये आंसर क्या -इन्फिनिटी को ही अप्रोच कर रहा है या नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो यहाँ पर आंसर आ जाता है, मिनिमम जो आंसर आ सकता है वो -इन्फिनिटी है, और मैक्सिमम जो आंसर आ सकता है बेटा मेरे पास वो क्या आ सकता है, वो 10 आ सकता है। और जब ये 10 आंसर आ जाएगा -5, वो -इन्फिनिटी में ही इंक्लूड हो गया या नहीं हो गया। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं इस फंक्शन की रेंज को देखना चाहिए, मैंने सारे का सारा माइंड में रखिएगा बेटा, आपको रफ वर्क करवाया, ठीक होगी बात। ये सारे का सारा रफ वर्क है जिसको आपने समझना बहुत ज़रूरी था। अब अगर हम बेटा इसकी रेंज की बात करें तो मेरा ख्याल है कि आपको रेंज बहुत अच्छे तरीके से आप क्लियर हो चुकी है कि अगर हम रेंज की बात करें तो ये -इन्फिनिटी हो जाएगी रेंज, और कहाँ तक जाएगी 10 तक जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 10 आ रही है, उसके ऊपर जा ही नहीं रही। हालांकि ये -2 है, मैंने -2 से बड़ी वैल्यूज़ दी हैं, इधर वाली वैल्यूज़ पॉजिटिव इन्फिनिटी वाली वैल्यूज़ दी हैं, तो मेरे पास आंसर छोटा आता जा रहा है। 10 से छोटा आंसर 4, 4 से छोटा आंसर -26। तो चूँकि यहाँ पर -2 शामिल नहीं था, इस वजह से ये भी आपके पास क्या बन जाएगी, राउंड ब्रैकेट आ जाएगी हमारे पास, ठीक होगी बात बेटा। ये इसकी हमारे पास क्या बन जाती है, रेंज हमारे पास बन जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके बाद भी इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, स्केच द ग्राफ। आप ग्राफ को स्केच करें, तो आइए बेटा इसका ग्राफ देखते हैं। इंतहाई आसान ग्राफ, क्यों, ये भी लीनियर फंक्शन है, ये भी लीनियर फंक्शन है, दोनों की दोनों स्ट्रेट लाइंस बनेंगी हमारे पास। सबसे पहले हम बेटा इसका टेबल बनाते हैं, ठीक होगी बात। x की वैल्यूज हम लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, और ये माइंड में रखिए कि अभी मैं ग्राफ इसका बना रहा हूँ 6x + 7 का, और इसके लिए कंडीशन क्या है, -2 से छोटी वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ मैं कोई भी कहीं से भी स्टार्ट, -2 इसमें शामिल है, तो मैं यहाँ पर अगर -2 लिख देता हूँ और फिर उसके बाद यहाँ पर -1 लिख दूँ, सॉरी -3, फिर -4, -5, काफ़ी हैं ये वाली वैल्यूज़, बाकी वैल्यूज़ फिर हम लोग देखते रहेंगे। और हमारे पास अब जो यहाँ पर फंक्शन आएगा वो फंक्शन क्या है हमारे पास, 6x + 7 है फंक्शन, ठीक होगी बात। 6x + 7 है हमारे पास फंक्शन। तो अब अगर हम यहाँ पर -2 हमने बेटा जब पुट कर दिया,
इस फंक्शन के अंदर अगर हम -2 पुट कर देते हैं तो हमने देखा था कि हमारे पास जो आंसर आया था वो -5 था। जब हम -3 पुट कर देते हैं तो आंसर क्या आ गया था -11। जब हम 6 पुट कर देते हैं 6 4 ज़ा 24, 24 में से 7 को अगर आप माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -17 हो जाएगा। इसमें अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा -23 हमारे पास आ जाएगा। ये जो ग्राफ है ये तो बेसिकली इस फंक्शन के लिए है, ठीक है। अब अगर हम 4 -3x का ग्राफ देखें और इसकी वैल्यू क्या है -2 से बड़ी वैल्यूज़ हैं, अगर हम -2 से बड़ी वैल्यूज़ की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम यहाँ पर क्या पुट कर देते हैं, बड़ी वैल्यूज़ अब इधर मूव करते हैं -1, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर मेरे पास आ जाएगा 1, फिर मेरे पास आ जाएगा 2, अप टू सो ऑन। इस तरह की वैल्यूज़ आप ले सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये वाली वैल्यूज़ लेते हैं 4 -3x, अगर -2 उसके करीब वैल्यू थी जहाँ पे फंक्शन ब्रेक होता था, हमारे पास पीस वाइज फंक्शन था, तो हमारे पास हमने कैलकुलेट किया था आंसर 10 आया था। अगर मैं -1 पुट करता हूँ यहाँ पर तो मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस इंटू ये +3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 4 + 3 क्या हो जाएगा मेरे पास 7, और अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा 4, और अगर मैं 1 पुट कर देता हूँ तो मेरे पास आंसर हो जाएगा 1, 2 पुट कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा -6, और ये क्या आंसर हो जाएगा -2। तो यहाँ पर भी आपको एक बात तो क्लियर हो रही होगी कि अगर हमने ये वाली भी वैल्यूज़ ली है तो तब भी उस सूरत में भी हमारे पास जो ग्राफ है वो वैल्यू जो है ना वो नेगेटिव को अप्रोच करती जा रही है। आपसे फ़र्क ये पड़ेगा कि आपके पास दो ग्राफ यहाँ पर, दो स्ट्रेट लाइंस आपके पास बनेंगी। अब आप यहाँ पर इसका क्या नाम लेते हैं कि वाई एक्सिस को ड्रा कर लेते हैं बेटा, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो जाता है बेटा। तो हम यहाँ पर अपनी आसानी के लिए थोड़ा सा इंटरवल ब्रेक कर देते हैं, मतलब हम यहाँ पर 4 to 10 आ रहा है तो हम लिख सकते हैं 4, 8, 12, 16। आप जितना छोटा इंटरवल लेंगे उतना अच्छा ग्राफ बनेगा। आप इसको ग्राफ कॉपी पे बनाएं तो कोशिश करें इंटरवल छोटा ले लें, 2, 4, 6, 8, 10 वाला बनाएं, आपका ग्राफ ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास फिर क्या आ जाएगा 0, 0 आ जाएगा बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, तो यहाँ पर अगर हम आ जाते हैं तो क्या आ जाएगा -4, -8, -12, -16, -18 एंड -22 एंड हमारे पास यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा -26 आ जाएगा। तो अब आपने सिंपल बेटा क्या काम करना है यहाँ पर कि जब आपने x की जगह -2 पुट किया था इस फंक्शन के हिसाब से तो आंसर -5 आया था। तो जब आपने -2 पुट किया, -2 यहाँ पर है, -5 यहाँ पर है, तो इन दोनों के दरमियान में यहाँ पर कहीं पॉइंट आपके पास जो है ना ये पॉइंट यहाँ पर कहीं लाई करता है, ये वाला पॉइंट। जब आपने -3 पुट किया तो आंसर -11 आ गया, ये -3 था तो आंसर -11 है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 8 है, ये 10, 12 है, तो यहाँ पर ये इसकी 8 और 10 आ जाएगा, और 10 और 12 के दरमियान में यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास -11। तो ये -11 बेटा एग्जिस्ट करता है। इसी तरह जब आपने -4 पुट किया तो 17 आंसर आ गया, -4 की लाइन है, यहाँ पे -16, 16 और 18 के दरमियान में 17 आएगा, तो -17 ही हमें चाहिए। तो ये हम बेटा -17 यहाँ से इधर लेकर लाएंगे, तकरीबन हमारे पास यहाँ पर ये ग्राफ। तो अगर आप इस ग्राफ को ड्रा करते हैं तो ये पॉइंट यहाँ पर कहीं लाई करता है बिल्कुल उसकी सीध में, तो ये ग्राफ आपका ये वाला बनता है। इसको एरो का साइन दे दें, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपका। अब आपके पास 4 -3x का ग्राफ ड्रा करते हैं, तो जब आपने -2 की वैल्यूज़ आप ले रहे हैं तो तब आप आंसर आपके पास क्या आ जाता है 10। -2 कहाँ पर, ये -2 है, और -2 के अगेंस्ट आंसर क्या आ रहा है 10 आपके पास आंसर आ रहा था, तो ये -2 हो गया, इसके अगेंस्ट आंसर आपके पास क्या आ गया 10, 8 और 10 के दरमियान में 10 है, तो ये -2 और यहाँ पर आपका ग्राफ ये वाला बन जाएगा। फिर उसके बाद जब -1 पुट किया तो आंसर 7 आ गया, ये -1 है, 4
8 के दरमियान में 6 है, 6 से थोड़ा सा ऊपर जाएँ तो 7 आ जाएगा, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाए। जब आपने 0 पुट किया तो आंसर 4 आ गया, ये 0 है तो 0 पुट किया तो आंसर 4 आ गया। तो ये वाला ग्राफ आपका यहाँ से मतलब यूँ आपका ये वाला ग्राफ जो है ना वो बनता जाएगा जो है ना, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है आपका, अगर आप इसको ग्राफ पेपर पे बेटा बनाएंगे तो ग्राफ बिल्कुल परफेक्ट आपका बनेगा। 1.1 एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 था आपका बेटा, जिसमें डोमेन, रेंज एंड ग्राफ का आपको बनाना था। आपको तमाम टाइप के जो भी क्वेश्चन उसमें आ रहे थे वो आपको मैंने बता दिए हैं। इसका मैंने आपको 5th पार्ट बेटा सॉल्व करके दे दिया है। 6th पार्ट भी 100% सेम इसी मेथड इसी टेक्निक पे सॉल्व होगा, और लोग सॉल्व कर लीजिएगा, उसका ग्राफ बना लीजिएगा। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपके पास बनता है, क्वेश्चन नंबर 3 के डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है इनवर्स फंक्शन की, बट विदाउट फाइंडिंग इनवर्स फाइंड किए बगैर हमने उसकी डोमेन एंड रेंज बतानी है। तो ये वाला लेक्चर अगर आपने सुना है तो उसको फ़ौरन बाद आप लोगों ने बेटा नेक्स्ट जो लेक्चर है 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने देखना है, ताकि वो आपको 100% क्लियर हो जाएगा। ये भी डोमेन रेंज है और वो इनवर्स फंक्शन की डोमेन एंड रेंज है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम उसको जो है ना डिस्कस करेंगे। उम्मीद करूँगा कि इंशाल्लाह वो भी आपको 100% समझ में आ जाएगा। आज के लिए आप लोगों का बेटा इतना कम। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।